तभी उस सांप का शरीर एक राक्षस के रूप में बदल जाता है और वहाँ राक्षस का पिता दानव आता है। मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? तुझे किसने मारा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रानी चंद्रिका हंसते हुए एक बड़े से दानव के रूप में बदल जाती है। ये कैसे संभव है? रानी चंद्रिका एक दानव के रूप में? सोनपुर नामक राज्य में जयसिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा की पत्नी का नाम रानी अमृता था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो दोनों काफी परेशान रहते थे। महाराज, मैंने दासियों से सुना है कि यहाँ पास में जो जंगल है, वहाँ के अमरूद खाने से संतान प्राप्ति होती है। अगर आप कहें तो मैं भी उस अमरूद को खाकर देखूं? क्या पता हमें भी संतान प्राप्ति हो जाए। रानी, आप भी ना किन की बातों में आ जाती है? अगर ऐसा कुछ होता तो दुनिया में कोई भी निसंतान नहीं रहता। महाराज, एक बार बस मेरी तसल्ली के लिए मान जाइए ना। हो सकता है कि इस बार भगवान हमारी सुन ले। हाँ, अच्छा ठीक है महारानी। मंत्री जी, यहाँ के पास के जंगल से अमरूद लेकर आइए और महारानी को दे दीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजा के आदेश पर मंत्री जी तुरंत जंगल से अमरूद लेने जाते हैं। इधर रानी अमृता महल के बगीचे में बैठकर अमरूद आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मंत्री जी अभी तक आए क्यों नहीं? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। महारानी, ये लीजिए आपके अमरूद। इसे ढूंढते ढूंढते तो मेरी हालत खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाँ, लाइए मंत्री जी, जल्दी से अमरूद मुझे दे दीजिए। अब रानी अमृता उस अमरूद को जल्दी से लेकर खा लेती है। दो महीने गुजर जाते हैं, लेकिन राजा जयसिंह और रानी अमृता को कोई संतान प्राप्ति नहीं होती। महाराज, जंगल के अमरूद खाए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान आने की कोई भी खबर नहीं मिली। रानी अमृता, मैं कहता था ना कि आप दूसरों की बातों में आकर जो जो करती हैं, उससे हमें संतान प्राप्ति नहीं होगी। जी महाराज, आप सही कहते थे। मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊंगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। रानी अमृता, मैं 5 दिनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है महाराज, आप ध्यान से जाइएगा। इतना कहकर राजा जयसिंह दूसरे राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मंत्री जी, हमें पड़ोसी राज्य पहुंचने में कितना समय लगेगा? महाराज, वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे महाराज। हाँ, अच्छा, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ जी महाराज। अभी राजा और मंत्री जी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी रास्ते में रथ का पहिया टूट जाता है, जिस कारण राजा और मंत्री जी रथ से गिर जाते हैं। ओह, ओह, ओह! मंत्री जी, ये अचानक कैसे हो गया? रथ का पहिया कैसे टूट गया? पता नहीं महाराज, आप रुकिए, मैं अभी रथ का पहिया ठीक करता हूँ। मंत्री जी रथ चालक के साथ मिलकर रथ का पहिया ठीक करने लगते हैं। महाराज, पहिया तो ठीक हो गया, लेकिन चलने से पहले आप कुछ देर रुककर यहाँ आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है मंत्री जी, मैं भी काफी थक गया हूँ। इतना कहकर राजा जयसिंह एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगते हैं। अरे, यहाँ सांप कैसे आया? ये तो काफी जहरीला लग रहा है। मंत्री जी, जल्दी मेरी तलवार मुझे दे दीजिए, वरना ये मुझे काट लेगा। जल्दी कीजिए। जी महाराज, ये लीजिए महाराज। मंत्री जी से अपनी तलवार लेकर राजा जयसिंह उस सांप के 2 टुकड़े कर देते हैं। मगर महाराज, कहते हैं कि सांप को मारना अच्छा शगुन नहीं होता महाराज।
मंत्री जी, आप भी ये कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे डंस लेता। हाँ जी महाराज, वो तो है। हाँ चलिए मंत्री जी, काफी देर हो रही है, अब आगे बढ़ते हैं। राजा और मंत्री जी अब जंगल से आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस सांप का शरीर एक राक्षस के रूप में बदल जाता है और वहाँ राक्षस का पिता दानव आता है। मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? तुझे किसने मारा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दानव अपने बेटे का हाथ थामकर पता कर लेता है कि उसके बेटे को राजा जय सिंह ने मारा है। राजा जय सिंह, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब से तेरा काल शुरू हो गया है। हाँ। दानव ये कहकर बदले की आग में जलने लगता है। इधर राजा जय सिंह दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं और राजा कुमार वर्मा से मिलते हैं। प्रणाम कुमार वर्मा। प्रणाम। आइए आइए राजा जय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ बुलाकर आपने मित्रता की एक नई मिसाल कायम की है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी मित्रता को देखकर दूसरे राज्य भी मित्रता की पहल करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा महाराजा। एक अच्छी शुरुआत करना हमारा कर्तव्य है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अब राजा जय सिंह और मंत्री जी राजा कुमार वर्मा के महल में ठहरते हैं। एक दिन महल के बगीचे में राजा कुमार वर्मा राजा जय सिंह से कहते हैं, राजा जय सिंह, आपकी कोई संतान नहीं है। क्या आपको संतान की कमी महसूस नहीं होती? होती तो है महाराजा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जो ईश्वर की मर्जी वही हमारी खुशी। अच्छा, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं करते? हम राजाओं को तो पूरा अधिकार होता है कि हम दूसरा विवाह करके संतान प्राप्त करें और अपने वंश को आगे बढ़ाएं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना ये संभव नहीं है कुमार वर्मा। अरे राजा जय सिंह, सब संभव होता है। आप ही सोचिए, अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राजपाट कौन संभालेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा जय सिंह अब राजा कुमार वर्मा की बातों पर गौर करते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। राजा कुमार वर्मा कह तो सही रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए मुझे दूसरा विवाह करना ही चाहिए। हाँ महाराज, महल आप आज वापस जाएंगे या कल? हाँ मंत्री जी, हम आज ही वापस लौटेंगे। बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं। अच्छा ठीक है महाराज। कुमार वर्मा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम वापस अपने राज्य जा रहे हैं। ठीक है जय सिंह, पर मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचिएगा जरूर। जी जरूर कुमार वर्मा। इतना कहकर राजा जय सिंह अब वापस लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें नदी का पानी भरा हुआ मिलता है। मंत्री जी, यहाँ तो पानी ही पानी भरा है। अब हम राजमहल कैसे जाएंगे? जी महाराज, ये तो गंभीर समस्या है, क्योंकि महल जाने का कोई रास्ता भी नहीं है महाराज। राजा जय सिंह और मंत्री जी अभी ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी नाव लेकर आती है। अरे ओ लड़की, क्या तुम खुद नाव चलाती हो? जी, ये मेरी नाव है और मैं ही इसे चलाती हूँ। क्या तुम हमें नदी के उस पार पहुँचा दोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। वो लड़की राजा जय सिंह और मंत्री जी को अपनी नाव पर बैठाकर उस पार ले जाती है। राजा जय सिंह उस लड़की की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सुनो सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रिका है। अच्छा, क्या तुम हर रोज ये नाव अकेले चलाती हो? जी महाराज, मेरा अपना कोई नहीं है।
मैं इस नाव को चलाकर अपना गुजारा करती हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं सोनपुर राज्य का राजा जय सिंह हूँ। अगर तुम इस विवाह के लिए सहमत हो तो हम आज ही विवाह कर लेंगे। एक राजा से मेरी शादी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। चंद्रिका के हाँ कहने पर राजा उससे विवाह कर लेते हैं और उसे अपने महल ले आते हैं। महल के बगीचे में राजा जय सिंह के स्वागत के लिए सभी खड़े होते हैं। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। महाराज, आपके साथ ये लड़की कौन है? महारानी, ये हमारी दूसरी पत्नी रानी चंद्रिका है। हमने इनसे आज ही विवाह किया है। अब आप दोनों एक साथ बहनों की तरह रहिएगा। क्या आपने दूसरा विवाह कर लिया? पर क्यों महाराज? आपने दूसरा विवाह करते हुए मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रानी अमृता, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? मैंने कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया है? हर राजा संतान प्राप्ति के लिए एक से अधिक विवाह करता है, तो मैंने भी बस वही किया है। राजा जय सिंह की ये बात सुनकर रानी अमृता चुप हो जाती हैं और महल के अंदर चली जाती हैं। रानी चंद्रिका, आज से आप भी इस राज्य की रानी हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहिएगा। इस महल में आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी कितनी चिंता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप मिले। अब रानी चंद्रिका भी राजमहल में राजा की पत्नी के रूप में रहने लगती है। रानी चंद्रिका के प्रति राजा का बढ़ता प्रेम देखकर रानी अमृता काफी दुखी रहने लगती है। क्या हुआ रानी अमृता? आजकल आप बहुत चुप चुप रहने लगी है। कोई बात है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज, लगता है रानी अमृता को अपने मायके की याद आ रही है। आप इन्हें कुछ दिनों के लिए इनके मायके भेज दीजिए। हाँ, ये तो अच्छा सुझाव है। रानी अमृता, आप कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर हो आइए। इससे आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ये कहकर रानी अमृता को उनके मायके भेज देते हैं। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इतने महीने हो गए पर मुझे संतान का सुख अभी तक नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं है। महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बहुत ही जल्द हमें भी संतान प्राप्ति होगी। बस उसके लिए आपको कल मेरे साथ एक पवित्र स्थान पर चलना होगा। वहाँ पर लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। ठीक है रानी चंद्रिका, जैसा आपको ठीक लगे। संतान प्राप्ति के लिए हम ये भी करके देख लेते हैं। महाराज, जल्दी चलिए, अगर देर हो गई तो बात नहीं बनेगी। हाँ ठीक है रानी चंद्रिका, चलिए। मंत्री जी, आप घोड़े पर सवार होकर पीछे आइए। अब राजा जय सिंह, रानी चंद्रिका और मंत्री जी तीनों उस पवित्र स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक सुनसान जगह पड़ती है जहाँ पर एक खंडर रहता है। आ गया वो पवित्र स्थान। आइए महाराज, मेरे पीछे आइए। रानी चंद्रिका, आप हमें इस खंडहर में कहाँ लेकर आई हैं? यहाँ तो पवित्र स्थान जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी महाराज, ये खंडर तो काफी भयानक दिखाई दे रहा है महाराज। रानी चंद्रिका हंसते हुए एक बड़े से दानव के रूप में बदल जाती है। ये कैसे संभव है? रानी चंद्रिका एक दानव के रूप में? मैं कोई चंद्रिका नहीं बल्कि एक दानव ही हूँ। मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ, बदला। बदला? कैसा बदला? महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो, आज से 6 महीने पहले तुमने एक सांप को मारा था। वो सांप कोई और नहीं बल्कि मेरा बच्चा था।
तुमने मेरे बच्चे की जान ली थी। उस दिन से आज तक मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेने की आग से जल रहा हूँ। आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब मैं तुम्हें मारकर अपने बच्चे की मौत का बदला लूंगा। देखो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे की हत्या नहीं की थी। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए उस सांप को मारा था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? वो भी तुम्हें? कभी नहीं। तैयार हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु का समय करीब आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता सकते हो। हाँ महाराज, आप अपनी आखिरी इच्छा में रानी अमृता से मिलने की शर्त रखिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आखिरी बार अपनी पुत्री अमृता से मिलूं। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें 1 घंटा समय देता हूँ। अपनी पत्नी अमृता से मिलकर आओ। अगर तुमने कोई चालाकी की या वापस लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी अमृता को मार डालूंगा। नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ। इतना कहकर राजा और मंत्री जी उस खंडहर से बाहर निकल आते हैं। मंत्री जी, आपने आगे क्या सोचा है? अब हम क्या करेंगे? उस दानव को कैसे मारना है, बताओ मुझे। महाराज, मैंने तो जान बचाने के लिए आपसे ऐसा करने को कहा था, पर मुझे क्या पता था कि वो रानी अमृता की जान के पीछे पड़ जाएगा। हाँ। अभी राजा और मंत्री जी जंगल में खड़े होकर ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तपस्वी तपस्या करते हुए जाग जाते हैं। अलख निरंजन, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई समस्या है? तपस्वी के पूछने पर राजा और मंत्री जी उन्हें सारी बात बताते हैं। ये तो काफी गंभीर समस्या है। एक दानव को मारने का केवल एक ही उपाय है राजन। हाँ, बताओ, वो क्या है तपस्वी? सूर्यास्त के समय उस पर गंगा जल डालकर उसे आग लगाना होगा, पर ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें काफी सतर्क रहना होगा। तपस्वी महाराज, मैं उस दानव को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी ही गलतियों के कारण आज हम इतनी बड़ी संकट में फंस गए हैं। ठीक है पुत्र, ये लो गंगा जल, मौका देखकर उस पर डाल देना। धन्यवाद तपस्वी महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। हाँ, कल्याण हो बच्चा। तपस्वी से गंगा जल लेकर राजा और मंत्री जी अब वापस उसी खंडर में चले जाते हैं। आओ, मिलने अपनी प्रिय रानी अमृता से। क्या कहा उसने? जरूर तुमसे नाराज होगी। तुमने उसके रहते हुए मुझसे दूसरी शादी जो कर ली थी। अरे नहीं, रानी अमृता बहुत अच्छी है। वो महाराज से नाराज नहीं है। वो तो महाराज से बहुत प्रेम करती है। उन्होंने महाराज को माफ कर दिया है और वो हमारे साथ भी आई है। हाँ। अच्छा, पर रानी अमृता है कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रानी अमृता यही है, उस दरवाजे के पीछे। जाओ, जाकर देखो। मंत्री जी अब राजा को इशारा करते हुए चुपके से कहते हैं। महाराज, सूर्यास्त का समय हो रहा है। यही मौका है। जल्दी से उस राक्षस पर गंगा जल डालिए। हाँ, ठीक है मंत्री जी, ठीक है, अभी डालता हूँ। राजा जय सिंह चुपके से गंगा जल निकालकर उस दानव के पीछे जाते हैं। इस दरवाजे के पीछे तो कोई नहीं। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। हाँ, अब ले तेरा खेल खत्म। अरे ये क्या डाल दिया? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये गंगा जल है जिसे डालते ही तेरी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, मुझसे आग को दूर करो। मेरे पास मत आना मेरे पास। अब तेरा अंत होना निश्चित है।
तूने मेरी और मेरी पत्नी के बीच आकर अच्छा नहीं किया। अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इतना कहकर राजा जय सिंह दानव को आग के हवाले कर देते हैं। आह, 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 आह। अरे वाह महाराज, आपने तो आज इतने बड़े दानव का खात्मा कर दिया। आप जैसा साहस इस संसार में शायद ही किसी के पास हो। हाँ मंत्री जी, लेकिन आज मुझे पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने संतान प्राप्ति की लालच में रानी अमृता का दिल बहुत दुखाया है। आज समय ने मुझे जो चोट पहुंचाया है, उससे लगता है कि शायद मैंने रानी अमृता को हमेशा के लिए खो दिया है। महाराज, आप एक बार रानी अमृता से बात कर तो देखिए, वो आपको जरूर माफ कर देगी। हाँ क्या आपको ऐसा लगता है मंत्री जी कि रानी अमृता मेरी बात समझेगी और मेरे साथ वापस आ जाएगी? हाँ जी महाराज, जहाँ प्यार होता है वहाँ एक दूसरे को समझने की ताकत भी होती है महाराज। राजा जय सिंह मंत्री जी की बात मानकर रानी अमृता से मिलने उनके मायके जाते हैं। इधर रानी अमृता अपने महल के बगीचे में गुमसुम बैठी थी। रानी अमृता, रानी अमृता, मैं आ गया। रानी अमृता, मैं आ गया। महाराज, आप यहाँ? हाँ रानी अमृता, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रानी अमृता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और रानी चंद्रिका कहाँ है? राजा जय सिंह रानी अमृता को सारी बात बताते हैं। क्या रानी चंद्रिका एक दानव निकली? महाराज, उसने आपको कुछ किया तो नहीं? आप ठीक तो है ना? हाँ रानी अमृता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप मुझे माफ करके मेरे साथ महल वापस चलिए। राजा जय सिंह के मनाने पर रानी अमृता उनके साथ महल जाने के लिए निकल पड़ती है। महाराज, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे भाई, जब मेरी प्यारी पत्नी मेरी सलामती की प्रार्थना दिन रात करती है तो मुझे क्या हो सकता है भला? हाँ। रथ पे सवार राजा और रानी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी रथ के सामने वही तपस्वी आते हैं। अलक निरंजन, अलक निरंजन। अरे तपस्वी महाराज, आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं इधर से जा रहा था तो मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम ठीक हो ना? जी तपस्वी महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं उस दानव को कभी नहीं मार पाता। मुझे खुशी है कि तुमने धरती को इतने बड़े दानव से छुटकारा दिलाया। आगे भी तुम इसी तरह अपनी बहादुरी से अपना और संसार के लोगों का भला करना पुत्र, ठीक है? जी तपस्वी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा राजा बनने की। तपस्वी महाराज, दुर्भाग्य से हम निसंतान हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी संतान प्राप्ति हो और हमारा जीवन भी सुखों से भर जाए। जा बच्चा, आज से 9 महीने के बाद तेरे घर एक प्यारा सा पुत्र पैदा होगा जो तेरा वंश आगे चलाएगा। तपस्वी का आशीर्वाद लेकर रानी अमृता और राजा जय सिंह खुशी खुशी राजमहल चले जाते हैं। तपस्वी के आशीर्वाद से 9 महीने के बाद राजा और रानी को संतान प्राप्ति होती है। रानी अमृता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। आज आप मुझसे कुछ भी मांगेगी वो आपका। बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? महाराज, मैं अपने बेटे का नाम अनिरुद्ध रखना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपको जो नाम पसंद हो आप वो रखिए। राजकुमार अनिरुद्ध के जन्म पर राजा पूरे राज्य में मिठाइयाँ और सोना चांदी बांटते।
सोनपुर राज्य में जगत सिंह नाम के एक राजा रहा करते थे। राजा एक बहुत ही बहादुर और सत्यवान व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम रानी कौशल्या था, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी। मंत्री जी, आज हमें राजा विश्वसेन से मिलने पड़ोसी राज्य जाना है। उनसे हमें दोनों राज्यों की मित्रता के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी रथ तैयार करवा देता हूँ। हाँ महाराज, आज आप कहीं मत जाइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे आप चिंता क्यों करती है महारानी, काम पूरा करके मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ठीक है महाराज, जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ हाँ महारानी, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर राजा मंत्री जी के साथ पड़ोसी राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, अगर राजा विश्वसेन ने आपकी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो आप क्या करेंगे महाराज? मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। राजा विश्वसेन एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराएंगे, क्योंकि दोनों राज्य की भलाई इसी में है। अच्छा जी महाराज। इतना कहकर राजा और मंत्री जी और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक झील दिखाई देती है। महाराज, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लिया जाए, और तब तक मैं झील से पानी भी भर लूंगा। हाँ ठीक है मंत्री जी, मैं यही हूँ, आप पानी भर कर आइए। राजा की बात सुनकर मंत्री जी पानी भरने चले जाते हैं। फिर राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, यहाँ से भागा वहाँ से भागा, फर 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 फर। अरे ये आवाज किसकी है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं हूँ इस पेड़ का मालिक जग्गू बंदर मस्त कलंदर। दोस्ती करना मेरा काम, मुश्किल में आता हूँ मैं सबके काम है। अच्छा, तो तुम हो इस पेड़ के मालिक, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? जी महाराज, जरूर, आज से आप और मैं पक्के दोस्त हैं। हाँ। राजा और जग्गू बंदर अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी मंत्री जी पानी लेकर वहाँ आते हैं। आइए मंत्री जी, आइए, मिलिए हमारे नए मित्र जग्गू से। राजा अभी मंत्री जी को जग्गू बंदर के बारे में बता ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मंत्री जी, ये कौन चिल्ला रहा है? महाराज, शायद किसी लड़की की आवाज है। एक लड़की भागती हुई राजा की ओर आती है। मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक शेर पड़ गया है, महाराज मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हमारे रहते हुए वो शेर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आने दो उसे। लड़की का पीछा करते हुए वो शेर भी राजा के पास आ जाता है। अरे वाह, मैं एक शिकार का पीछा कर रहा था, या तो मुझे कितने सारे शिकार मिल गए। आज तो मेरी दावत है, दावत। अरे वो शेर, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? इतना कहकर राजा शेर से मुकाबला करने लगते हैं और अपने खंजर से शेर को मार गिराते हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये शेर अब मर गया है। वैसे तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राधा है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए रोज जंगल में लकड़ियाँ चुनकर अपने घर का खर्च चलाती हूँ। अभी भी मैं यहाँ लकड़ियाँ चुनने आई थी, तभी ये शेर मेरे पीछे पड़ गया।
राजा ये सुनकर राधा पर तरस खाते हैं और उसे अपनी एक हीरे की अंगूठी देते हैं। अच्छा राधा, ये लो मेरे हीरे की अंगूठी। इस अंगूठी से तुम्हारी काफी मदद हो जाएगी और तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की। आप एक बहुत ही दयालु और बहादुर राजा हैं। राधा ये कहकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वाह महाराज, आपने तो इस शेर का खेल ही खत्म कर दिया। आज तो पूरा जंगल एक शेर के खतरे से आजाद हो गया। चलिए, इसी खुशी में मैं आपको अपने एक बहुत खास दोस्त से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ भाई, अच्छा ठीक है, अब चलो चलो। अनमोल, अनमोल तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ जग्गू, तुम इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुला रहे हो? आखिर क्या बात है? अरे इनसे मिलो, ये मेरे नए मित्र हैं। हो अच्छा, प्रणाम महाराज। हाँ हाँ, जीते रहो। तुमको पता है अनमोल, आज महाराज ने उस खूंखार शेर को मार दिया। अब जंगल का एक खतरा तो हमेशा के लिए टल गया। हाँ क्या? अच्छा, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जंगल का इतना बड़ा खतरा दूर कर दिया। हम सब जानवर आपके आभारी हैं महाराज। अरे कोई बात नहीं, प्रजा की सहायता करना तो एक राजा का कर्तव्य होता है और मैंने वही किया। वैसे महाराज, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? राजा जग्गू और अनमोल को सारी बात बताते हैं। अच्छा महाराज, आप हमारे साथ आइए, हम आपको छोटे रास्ते से राजा विश्वसेन के राज्य पहुंचा देंगे। हाँ क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल मंत्री जी। महाराज चलिए, इनके बताए हुए रास्ते से ही चलते हैं, वरना हमें पूरा दिन भी लग सकता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, चलो। जग्गू बंदर अब सबको दूसरे रास्ते से पड़ोसी राज्य ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। जंगल से कुछ दूर चलते ही एक गुफा से गुजरना होता है। महाराज, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ, ठीक तो मुझे भी नहीं लग रही है, लेकिन अब इतनी दूर आने के बाद हम वापस भी तो नहीं जा सकते मंत्री जी। अरे आप चिंता मत कीजिए महाराज, इस गुफा में कोई खतरा नहीं, और अगर कोई खतरा हुआ भी तो मैं अपने प्राण देकर आप लोगों की रक्षा करूंगा। हाँ राजा, मंत्री जी, जग्गू और अनमोल अब गुफा के अंदर जाते हैं। काफी देर चलते चलते सभी थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। महाराज, आप कहे तो आज इसी जगह पर रुक जाते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ हाँ, लगता है मंत्री जी आप काफी थक गए हैं। जी महाराज, मैं चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब मेरी और चलने की हिम्मत नहीं हो रही है महाराज। हाँ चलिए ठीक है, आज रात हम यहीं रुकते हैं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। चारों अब गुफा में ठहरकर आराम करने लगते हैं और रात हो जाती है। रात होते ही गुफा में एक बड़ा सा सांप आ जाता है। महाराज, अनमोल, उधर देखो, सांप, वो भी इतना बड़ा। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गुफा में हम सांपों का राज है? हाँ? क्या? सांपों की गुफा? हाँ, सांपों की गुफा, और मैं सांपों का सरदार हूँ।
इस गुफा में जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता। देखो, हमें पता नहीं था कि ये सांपों की गुफा है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। हम गलती से यहाँ आ गए, हमें जाने दो। चाहो तो बदले में कुछ मेरी मोतियों की माला रख सकते हो। जाने दूं? कभी नहीं, अब तुम सबको यही रहना होगा, वो भी सांप बनकर। इतना कहकर सांप नारायण अपने जादू से सबको सांप के रूप में बदल देता है। फिर वो उन चारों को लेकर पानी के नीचे पाताल लोक में एक डायन के पास जाता है। जय हो डायना देवी, जय हो। देखिए, आज आपके इस गुलाम ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ। आखिर क्या कर दिया तुमने? ऐसा कौन सा तीर मार दिया है कि तुम्हारे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं? हमारे गुफा में तो इंसान और 2 जानवर आ गए थे। मैंने उन्हें सांप बना दिया और आपके पास ले आया हूँ। ये देखिए, यही है वो। शाबाश मेरे होशियार गुलाम, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। ये लो दूध, तुम्हारा इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया डायना। अब मैं इन सब की आत्मा खींचकर खुद की उम्र बढ़ा लूंगी। हमें मत मारो, हम सभी श्रापित हैं। अगर तुमने हमें मारा तो तुम उसी समय खत्म हो जाओगी। हाँ। हैं? तुम सब श्रापित हो? मैं ये कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात झूठ लग रही है तो मार दो हमें, फिर आगे का अंजाम तुम्हें खुद देखना होगा। हाँ। डायन अनमोल की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें मारने की बजाय कैद करके रख लेती है और फिर दूसरा शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे अनमोल, तुमने उस डायन को झूठ क्यों बोला कि हम सब श्रापित हैं? हाँ? वो इसलिए ताकि डायना घबरा जाए और हमें कुछ समय मिल जाए, ताकि हम सब डायन से बचने का कोई उपाय ढूंढ पाए। हाँ। शाबाश अनमोल, तुमने वाकई बहुत समझदारी का काम किया है। हाँ। थोड़ी देर बाद अनमोल हिरण एक योजना बनाता है जिसके तहत वो सांप नारायण को आवाज लगाता है। सांप नारायण, ओ सांप नारायण। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? मैंने सोचा था कि आप एक बड़े सरदार हैं, पर आप तो एक गुलाम निकले। हाँ। मैं सरदार ही हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ कोई दूसरा सांप नहीं है। हाँ। लेकिन क्या फायदा इतने शक्तिशाली होने का? वो तो एक गुलाम ही ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर वो डायन तुम पर इतना हुक्म क्यों चला रही थी? वो तो इस तरह कर रही थी जैसे कि तुम उसके लिए किसी कीड़े के समान हो। हाँ। सांप नारायण राजा जग्गू और अनमोल की बातों में आकर कहता है, तुम लोग ठीक कह रहे हो। इस डायन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा बस चले तो मैं इसे जिंदा ना छोड़ूं। हाँ। अच्छा, तो तुम फिर कुछ करते क्यों नहीं? इस डायन को खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है,
उस डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में है। चोटी काटने से वो मर जाएगी। हाँ। अच्छा ये बात है मित्र, तुम हमें वापस पहले जैसा कर दो, फिर देखना हम तुम्हें उस डायन से कैसे मुक्ति दिलाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी तुम सबको पहले वाले रूप में लाता हूँ। हाँ। इतना कहकर सांप नारायण राजा, मंत्री, अनमोल और जग्गू को उनका असली रूप वापस लौटा देता है। अब मैं जाता हूँ, वरना ये सब देखकर वो डायन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और हाँ, एक बात याद रहे, उस डायन को मारने के बाद तुम सब मेरे गुलाम बने रहोगे, ठीक है? हाँ हाँ भाई हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। सुबह होती है और वो डायन वापस आ जाती है। अरे, सब कहाँ चले गए? मैंने तो उन चारों को कैद कर रखा था और सांप नारायण भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? इधर डायन ये सब कह रही थी और गुफा की दूसरी ओर राजा, मंत्री, जग्गू और अनमोल छुपकर उसकी बातें सुन रहे थे। सुनो महाराज, मैं जाकर डायना का मुकाबला करता हूँ। इस बीच आप डायना की चोटी काट दीजिएगा। हाँ। नहीं नहीं, पर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, तुम मत जाओ, वो एक बहुत खतरनाक डायन है। तुम्हारा उसके सामने जाना ठीक नहीं है। महाराज, गुफा में आने से पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अपने प्राण देकर भी आप लोगों की रक्षा करूंगा, तो मैं बस उस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ महाराज। इतना कहकर अनमोल हिरण डायन के सामने आ जाता है। अरे, तुम वापस से हिरण कैसे बन गए? लगता है सांप नारायण ने मुझसे गद्दारी कर दी है। कोई बात नहीं, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुमसे तो निपट लूं। डायन ये कहकर अनमोल पर हमला करने लगती है। अनमोल भी डायन का डटकर मुकाबला करता है, पर डायन का आखिरी वार अनमोल को लग जाता है। महाराज, यही सही मौका है, आप पीछे से जाकर उस डायन की चोटी काट दीजिए। जल्दी करिए महाराज। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। राजा अपनी तलवार से तुरंत डायन की चोटी काट देते हैं। आ, 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 ये क्या किया तुमने? आ! चोटी काटते ही डायन का खात्मा हो जाता है। अनमोल, मेरे दोस्त, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो अनमोल, आंखें खोलो। जग्गू देखो, सही मायने में इसे ही सच्ची दोस्ती कहते हैं। आज हम सबको बचाने के लिए अनमोल ने अपने प्राण त्याग दिए और हम सबको जीवन दान दे दिया। आज अनमोल सच में एक सच्चा मित्र साबित हुआ। अनमोल की मृत्यु से सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर वो सब पाताल लोक से बाहर आते हैं। आओ आओ, मैं कब से तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। लाओ, डायना की चोटी मुझे दे दो। हाँ। अच्छा भला डायना की चोटी का तुम क्या करोगे? डायना की चोटी से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डायना की चोटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारे दोस्त अनमोल को जीवित करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें डायना की चोटी नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, रुको, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। सांप नारायण अपनी शक्तियों से अनमोल को पुनः जीवित कर देता है। अरे, मैं जीवित कैसे हो गया? दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? हाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम फिर से जीवित हो गए अनमोल। बस बस,
बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। लाओ, अब मुझे वो चोटी दे दो। हाँ। राजा मंत्री जी को इशारा करते हैं। इशारा पाते ही मंत्री जी सांप के चारों ओर आग लगाने वाली धातु छिड़क देते हैं। हाँ अच्छा देता हूँ, यही चोटी चाहिए ना तुम्हें? हाँ, हाँ, यही चोटी। लाओ, मुझे जल्दी दे दो। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। हाँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, पर पहले इस चोटी का परीक्षण तो कर लूं कि ये सच में शक्तिशाली है या नहीं। इतना कहकर राजा चोटी में आग लगा देते हैं और उस जलती हुई चोटी को सांप के पास फेंक देते हैं, जिससे चोटी और सांप दोनों जलकर खत्म हो जाते हैं। आह, आह, तुमने मुझे धोखा दिया। आह, आह, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना बड़ा संकट टाल दिया महाराज। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, असली काम तो तुमने कर दिखाया। अपने प्राण की परवाह ना करके तुमने हमें ये बताया कि इंसानों से ज्यादा जानवरों की दोस्ती सच्ची होती है। तुमसे ही मुझे हिम्मत मिली जो मैं सांप नारायण का खात्मा कर पाया। हाँ हाँ, महाराज सही कह रहे हैं अनमोल, तुम एक मिसाल हो मेरे दोस्त। महाराज, अब चलिए, हमें राजा विश्वसेन से मिलने जाना है। वैसे भी कई दिन गुजर गए हैं, महारानी भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। हाँ अच्छा हाँ मंत्री जी, चलिए दोस्तों, अब हमें चलना होगा। तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है महाराज। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हाँ। क्यों नहीं, जरूर जरूर मिलेंगे जग्गू। हम मिलते रहेंगे, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब राजा और मंत्री जी राजा विश्वसेन के पास जाते हैं। प्रणाम विश्वसेन महाराज। प्रणाम महाराज, कहिए कैसे आना हुआ? आज मैं आपके पास एक खास मकसद से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य के बीच मित्रता हो। इस तरह दोनों राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बन जाएगा। एक बड़ा राज्य हर खतरे से आजाद रहता है। आपकी क्या राय है महाराज? हाँ महाराज, आपका ये प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस मित्रता से दोनों राज्यों का भला हो सकता है तो मैं इस मित्रता के लिए तैयार हूँ महाराज। राजा विश्वसेन राजा जगत सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों राज्य में जश्न मनाया जाता है और उस जश्न में जग्गू और अनमोल भी आते हैं।